मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ। जितने भी पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में हैं, बारी बारी से हम उनको समझेंगे, उनके शब्दार्थ, सरलार्थ, उनकी व्याख्या करेंगे और साथ में उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारा पहला पाठ है राख की रस्सी। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं ताकि पाठ पढ़ते समय हमें समझने में आसानी रहे। साथ साथ जब हम पाठ को पढ़ेंगे तब भी इन शब्दों के अर्थ समझते हुए चलेंगे। हाजिर जवाबी, किसी बात का जवाब तुरंत देना, जल्दी से देना। समस्या आप सभी जानते हैं, कठिनाई। आप बीती, अपने साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं आप बीती। यकीन, विश्वास या भरोसा। विजयी भाव, जीतने का भाव। असंभव, जो हो नहीं सकता, नामुमकिन। चकित, हैरान होना। बिना वक्त गवाए, बिना समय खोए। होशियार, बुद्धिमान। रवाना, रवाना करना यानी भेजना। हल करना, किसी समस्या को सुलझाना। हवाले, सौंपते हुए। आपने इस प्रकार का वाक्य जरूर सुना होगा, मैं ये वस्तु तुम्हारे हवाले करता हूँ, यानी तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें देता हूँ। संदेश, खबर या समाचार। मंजूर, मान लेना। धरी रह गई, रखी रह गई। प्रस्ताव यानी बात। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ राख की रस्सी। हमारा ये पाठ तिब्बत से संबंधित है, तो आपको अनेक ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो तिब्बत देश में होते हैं और साथ में कुछ अनेक नई जानकारी तिब्बत के बारे में पता चलेंगी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वैसन गापो के मंत्री थे। आप देख सकते हैं लोनपोगार ये तिब्बत का नाम है, इस तरह के नाम हमारे भारत में नहीं होते हैं। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी यानी कि किसी भी बात का जल्दी से जवाब दे देना। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यानी कि जब से उनके बेटे की उम्र बढ़ गई थी उनको चिंता होने लगी थी। और क्या चिंता थी? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी कि वो होशियार नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, ज़्यादा समझदार नहीं था। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ क्या होता है? अनाज होता है, जैसे गेहूं होता है वैसे ही जौ होता है, आपने जरूर देखा होगा। हमने देखा लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी है और साथ में शहर से 100 जौ के बोरे लाने के लिए कहा है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया यानी कि भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। उसके पापा ने तो उसको रुपए दिए नहीं, सिर्फ 100 भेड़ें दी और कहा कि 100 बोरे जौ के साथ लौटना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हल यानी कि समाधान, कि अपनी इस समस्या को वो कैसे दूर करे। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लोनपागार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। हाल यानी कि अपनी परेशानी कह सुनाई। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। देखा आपने, लड़की कितनी समझदार थी, कितनी बुद्धिमान थी। भेड़ों के जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनती है और वो बहुत ही महंगे बाजार में बिकते हैं। तो लड़की ने समस्या का समाधान कर दिया और लोनपोगार के बेटे को 100 जौ के बोरे खरीदने के पैसे मिल गए। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती यानी जो उसके साथ हुआ। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब लोनपोगार तो अपने बेटे के इस काम से बिल्कुल खुश नहीं है और साथ में उसको दोबारा से शहर भेज रहे हैं। और इस बार तो भेड़ों के ऊपर बाल भी नहीं है जिनको बेचकर वो दोबारा से 100 जौ के बोरे खरीद सके। आगे देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी
और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। जिस प्रकार से भेड़ के बाल बिकते हैं, वैसे ही भेड़ के सींगों से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, और भेड़ के सींग भी दुकान में अगर बेचते हैं तो बहुत महंगे बिकते हैं। इसी प्रकार से इस बार भी उसको 100 बोरे जौ खरीदने के पैसे मिल गए और लोनपोगार का बेटा फिर से घर वापस चला गया। लड़की ने दोनों बार उसकी मदद की। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए, हवाले करना यानी कि सौंपना, पिता को देना। लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव यानी जीतने का भाव। वह अब जीत गया था दोबारा से। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या लगता है लोनपोगार ने उस लड़की से राख की रस्सी बनाने के लिए क्यों कहा होगा? क्योंकि 2 बार जब उसने उसके बेटे की मदद की तो कितनी समझदारी और कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। अब वो देखना चाहते थे क्या वो लड़की सच में ही बुद्धिमान है, वो और क्या क्या कर सकती है। उस लड़की की बुद्धिमानी और समझदारी की जांच करने के लिए काम दिया होगा। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। अब आगे देखते हैं क्या लड़की सच में 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना पाएगी या फिर नहीं बना पाएगी। आइए आगे अपने पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं। और जला दिया, रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित रह जाना यानी हैरान हो जाना। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। धरी रह गई यानी कि बेकार गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। आपने देखा लोनपोगार अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे कि उनका बेटा सीधा साधा है, इतना समझदार नहीं है। लेकिन जब इतनी समझदार लड़की को उन्होंने देखा तो उस लड़की की समझदारी की जांच की, और जांच करने के बाद जब उनको पूरा यकीन हो गया कि इतनी समझदार लड़की और कहाँ मिल सकती है, और इसीलिए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी कहानी राख की रस्सी। कैसी लगी आपको? आगे है नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा पूरी कहानी में लड़की का और लड़के का कोई नाम नहीं है, सिर्फ लोनपोगार का नाम दिया गया है। तो आपने तिब्बत में किस प्रकार से लोगों के नाम रखे जाते हैं ये आपने पढ़ना है, और इसके बाद बेटे का और लड़की का नाम देना है। नाइमा, हावा, मिनमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे। ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम नहीं है, बल्कि ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी, और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। वह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के 2 मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर डोलमा नाम बहुत मिलता है। वह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है।
प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा तिब्बत में किस तरह के नाम होते हैं। इन सभी नामों में से जो भी नाम आपको अच्छा लगा हो वो आप उसके बेटे के लिए, किसके बेटे के लिए, लोनपोगार के बेटे के लिए और लड़की के लिए दे सकते हैं। तो आप कौन सा नाम देना चाहेंगे, आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। आइए तिब्बत के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में ये लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। एसएसटी में भी आप जरूर पढ़ते होंगे, पर्वत, पठार और मैदान। इनके बारे में आप अपने एसएसटी के अध्यापक से भी बात कर सकते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक ख्वाहिश यह है कि वे कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? सांगपो। और ये नाम कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। क्यों पहने रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी होती है, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। यहाँ पर लोग लकड़ी से घर बनाते हैं और बहुमंजिला यानी कि बहुत सारी मंजिलों के घर बनाते हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती हैं और इन झुकी हुई दीवारों के कारण भूकंप से बचाव किया जा सकता है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा, और लहासा आप जानते हैं तिब्बत की राजधानी भी है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने तिब्बत के बारे में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जानी। और तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोग कैसा जीवन जीते हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है और किस तरह के नाम रखे जाते हैं, कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमने जानी। आप तिब्बत के बारे में और भी अनेक बातें जान सकते हैं। अपने मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं, अपने अध्यापकों की मदद ले सकते हैं और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। साथ में राख की रस्सी कहानी से हमने सीखा कि जीवन जीने के लिए समझदार होना, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, ज़्यादा समझदार नहीं होता है तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसको अपने जीवन जीने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए लोनपोगार भी अपने बेटे के भोले से परेशान थे और साथ में चिंतित भी थे कि ये अपना जीवन कैसे जिएगा। लेकिन जब उसने देखा एक लड़की इतनी समझदार है और कितनी समझदारी से वो उसकी परीक्षा में पास हो जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे की शादी उस समझदार लड़की से कर देते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए पाठ के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।